हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट को गाइस हम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कौन सी सही है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सेकेंड है, इट वॉज लॉन्च अगेंस्ट करप्ट महंत ऑफ गुरुद्वारा। थर्ड, इट वॉज बेस्ड ऑन अहिंसा एंड सत्याग्रह फिलोसफी। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी। बोले तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है जी। ये लॉन्च किसके अगेंस्ट करा गया था? करप्ट महंस। अब ध्यान से समझिए, देखिए हुआ क्या, 1920s के दौर में जो गुरुद्वारास को कंट्रोल करते थे, मतलब गुरुद्वारास को जो संभालते थे, वो थे उदासी मंस। उदासी मंस ने यहाँ पर गुरुद्वारा को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान लिया, ठीक है। और ये जो पोस्ट थी इसको हेरिडिटी बना चुके थे, ठीक है। लाइक एज ऐसे समझ लो, कोई उदासी महंत है, इनके बाद इनका बेटा बनेगा, देन उनका बेटा बनेगा, मतलब ये एक पोस्ट को हेरिडिटी मान चुके थे, ठीक है। और करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ब्रिटिशर्स की इनको फुल सपोर्ट थी, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे उदासी मंस, ठीक है। और ब्रिटिशर्स कुछ करते भी नहीं थे इनके अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु के घर में अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, तो फाइनली मतलब यहाँ पर जो सिखिज़्म को लोग मानते हैं, तो उनको ये चीज़ सही नहीं लगेगी। तो तभी अकाली मूवमेंट लॉन्च करा गया था उदासी महंस के अगेंस्ट, ठीक है। और सिखिज़्म में गुरुद्वारे की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जैसे हिंदुज़्म में मंदिर की, मुस्लिम्स में मस्जिद की, बुद्धिज़्म में पगोडास की, ठीक है। तो अकाली मूवमेंट आप ऐसे समझ लो, सिर्फ गुरुद्वारास को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने पहले तो उदासी मंस का साथ दिया, फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि ये मूवमेंट सिर्फ पंजाब रीजन में है और रिलीजियस मूवमेंट है। फिर फाइनली जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भी उदासी मंस से किनारा कर लिया, और जो अकाली मूवमेंट कर रहे थे उनके फेवर में आ गए। फिर इनके फेवर में आते ही यहाँ पर एक एक्ट पास करा गया, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922, ठीक है। बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, ठीक है, 1925 में। ये एक एपेक्स बॉडी थी। इस कमेटी के कंट्रोल में चले गए थे सारे के सारे गुरुद्वारास, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। मतलब ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब गांधी जी की विचारधारा पे चल रहा था, ऐसे समझ लो आप, इन शॉर्ट अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन ये भी सिख मूवमेंट से ही है, ठीक है। अगर आपने नॉन कोऑपरेशन सॉरी सोशल रिफॉर्म्स वाले मेरे सेशंस देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ईपीएफओ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंह सभा मूवमेंट। तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। टू मेक अवेलेबल मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू द सिक्स, ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट है टू काउंटर द प्रोसेल्टाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज द हिंदू रिवाइवलिस्ट। एड ऑन कर सकते हो आप यहाँ पर मुस्लिम मौलवीज, ठीक है, इसी में ही। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर 1873 के आसपास जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज घूम रहे थे। जो सिखिज़्म में मानने वाले लोग थे, कन्वर्जन वहाँ पर करवा रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज। इधर से हिंदू रिवाइवलिस्ट जो आर्य समाजिस्ट से, ब्रह्म समाजिस्ट से, इधर से मुस्लिम मौलवीज ये कन्वर्जन करवा रहे थे। तो ये गुरु की टीचिंग के एंगेस्ट हैं, ठीक है। तो जो सिखिज़्म को मानने वाले थे उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, ठीक है। हमें सिख धर्म को जो अच्छे से नहीं जानते उनको हमें एक तरह से जानने के लिए कुछ करना होगा, मतलब वो अच्छे से सिखिज़्म को जान पाएँ। और ये सिखिज़्म के अगर एंगेस्ट हो रहा है कुछ एक्टिविटीज़, तो वो गलत है, ठीक है। तो फिर लेटर ऑन यहाँ पर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर लाया गया सिंह सभा मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, मतलब 1873 में, ठीक है। और खालसा स्कूल्स खोले गए थ्रू आउट द पंजाब रीजन, ठीक है। और गुरु की टीचिंग्स को बेसिकली यहाँ पर सिखाया जाएगा इन खालसा स्कूल्स में, ठीक है। और गुरुज की जो कुर्बानी थी, ठीक है, 10 सिख गुरुज की, ठीक है, उनको बताया जाएगा, ठीक है, कि सिखिज़्म में किस तरह से आप लोग क्या क्या सीख सकते हो, जो गुरु की टीचिंग्स हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा इसके लिए खालसा जो स्कूल्स थे उनको खोला जाएगा, ठीक है। तो सिंह सभा मूवमेंट लाया गया था 1873 में। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप देख लेना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन प्रेस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इंडियन प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंडियन प्रेस एक्ट वाज फ्रीड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय द चार्ल्स मेटकल्फ इन 1835। सेकंड, चार्ल्स मेटकल्फ इज अ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। थर्ड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1835 पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑन न्यूज़पेपर। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो इंडियन प्रेस को बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस फ्री किया था चार्ल्स मेटकल्फ ने, डेट्स वाई इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका 1878 में। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से वॉइस रॉय के टाइम में आया था? 1878 में तो हाँ, वॉइस रॉय जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो वॉइस रॉय में कन्वर्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो आप बताइएगा कौन से वॉइस रॉय के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ सवराजिस्ट पार्टी स्पॉटेड एंट्री इन लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने वापस लिया चोरा चोरी की घटना के बाद, ठीक है जी, तो कौन से लीडर थे स्वराजिस्ट पार्टी के जो सपोर्ट कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए? ठीक है, तो तीन ऑप्शन है। महात्मा गांधी जी तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होंगे, तो फर्स्ट तो आपका नहीं होगा। ठीक है, सेकंड मोतीलाल नेहरू, थर्ड सी आर दास। वीडियो को पोज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। ठीक है जी, तो बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास स्पोर्ट में थे। स्वराजिस्ट पार्टी इन्हीं के द्वारा बेसिकली बनाई गई थी। चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1922 में जब चोरा चोरी की घटना हुई, ठीक है, फेब के आसपास हुई थी, तब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। ठीक है, गांधी जी जेल में थे उस समय, और स्वराजिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, या फिर ऐसे समझो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो विचारधारा चल रही थी। एक को कहा जाता था नो चेंजर्स, एक को कहा जाता था प्रो चेंजर्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, नो चेंजर्स, एक को कहा जाता था प्रो चेंजर्स। ठीक है, अब जो नो चेंजर्स थे वो चाहते थे कि गांधी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गांधी जी जैसे कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। ठीक है जी, और गांधी जी का जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। उस समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो एक तरह से देश भर में फैल चुका था। ठीक है, मतलब देश भर में सपोर्ट मिल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो नो चेंजेस का कहना ये था कि जो देश भर में सपोर्ट मिल रहा है इसी को हम बनाकर रखेंगे। ठीक है, लेकिन प्रो चेंजेस क्या कह रहे थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं, ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट में वोटिंग करेंगे, ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बात रखेंगे और यहाँ पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में लड़ाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन बिटवीन ही। ठीक है, अब 1922 में कांग्रेस का सेशन होता है, जैसे हर साल कांग्रेस का सेशन होता था, बोध गया में ये सेशन हुआ था। बहुत ही फेमस प्लेस है बोध गया। ठीक है जी, और इस सेशन को लेड कर रहे थे सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर जो राजा गोपालाचार्य हैं उन्होंने इलेक्शन भी करवाया नो चेंजर और प्रो चेंजर के बीच में, कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए। ये स्पोर्ट में थे, ये स्पोर्ट में नहीं थे, और यहाँ पर नो चेंजर जीत जाते हैं। ठीक है जी, जो गांधी जी की विचारधारा है वो जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रो चेंजर्स हैं सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, ऐसे समझ लो इन दोनों पर्सन को ही हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों पर्सन यहाँ पर जो अंगेज में चल रहे होते हैं नो चेंजर्स की विचारधारा से, ये अलग पार्टी बना लेते हैं विद इन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर रहती है, ये एक पार्टी बना लेते हैं। इस पार्टी का नाम होता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराजिस्ट पार्टी, एक ही बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए आप इसको, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 1923 को सी आर दास मोतीलाल नेहरू जी ने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, जिसको स्वराज पार्टी कहा गया। दास बने प्रेसिडेंट, मोतीलाल नेहरू जी बने सेक्रेटरी। ठीक है जी, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में 42 सीट्स जीती। ठीक है जी, फिर यहाँ पर इन्होंने एक अपॉइंटमेंट करी एक कमेटी की, मडीमैन कमेटी। चलिए बताइएगा मडीमैन कमेटी किस लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। ठीक है, इसको मैं बहुत बार क्वेश्चन में भी डिस्कस करवा चुका हूँ, अगर आपने मेरे सेशंस देखे तब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। तो अलेक्जेंडर मडीमैन कमेटी ये किस लिए बेसिकली लाई गई थी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ चलो लिखा ही हुआ है, चलो फिर भी आप मेरे को बताना, डिटेल में बताना इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। 1925 में जब सी आर दास जी की डेथ होती है, तो उसके बाद इस पार्टी के
लीडर बनते हैं। विठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे, ठीक है। तो फिर बाद में चलकर विलय हो जाता है इस पार्टी का, ठीक है। पर गांधी जी इसकी सपोर्ट में नहीं होते, ठीक है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो स्वराजिस्ट पार्टी है या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएं, ठीक है। बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट द फेमस सेफ्टी वाल थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बताना है सेफ्टी वॉल थ्योरी किससे एसोसिएट करती है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। ए ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी डिमांड ऑफ सेपरेशन नेशन सेपरेट नेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सी है मेथड्स यूज्ड बाय द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल, डी है पॉलिटिकल एजेंडा यूज्ड बाय लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा। इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए अब देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, कुछ नेशनलिस्ट थे, कुछ मार्क्सिस्ट थे, ठीक है। अब अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग यहाँ पर थ्योरीज हैं, ठीक है। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को सही नहीं मानते, ठीक है। बट चलिए जो सही मानते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय जी, वो भी बिलीव करते थे इस थ्योरी में, ठीक है जी, सेफ्टी वॉल थ्योरी में। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो एक ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ था, एओ ह्यूम के द्वारा, ये आपको पता ही होगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस टाइम हमारे देश के वाइसरॉय थे डफरिन, लॉर्ड वगैरह मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं करे, तो डफरिन, ठीक है। तो डफरिन भाई साहब के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस थे कि जो एओ ह्यूम है उन्होंने लॉर्ड डफरिन को यहाँ पर कन्विंस किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम बनने देते हैं, अगर हम नहीं बनने देंगे तो यहाँ पर कोई इस तरह का रिवोल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह का बोले तो 1857 जैसा रिवोल्ट हो जाएगा, और कोई अगर अपराइजिंग हो गई, कोई अपराइजिंग मूवमेंट हो गया तो उसको शांत करना मुश्किल होगा। और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर हैं, उस टाइम भी नेशनलिस्ट लीडर होते थे, ऑब्वियसली हर देश में होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो भी यहाँ पर डिमांड होगी वो हम तक आएगी, उसको मानना ना मानना हमारे हाथ में होगा। और ये जो नेशनलिस्ट पार्टी होगी ये इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा देश निर्भर होगा, ठीक है। तो इनको कन्विंस करना या इनको एक तरह से आप ऐसे कहो लारे देना, वो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है ना। अगर पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल गया, मतलब रिवोल्ट की एक तरह से तैयारी होगी जैसे 1857 में हुई थी, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो डफरिन भाई साहब बाद में जाकर मान गए, ठीक है, फिर ये पार्टी बनी, ठीक है। ऐसा था, ऐसा कहना जो इस थ्योरी को सही मानते हैं, ठीक है। अब कुछ मार्क्सिस्ट थे जो मार्क्सिस्ट थ्योरी में बिलीव करते थे, वो भी इस थ्योरी को सही मानते थे। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी, वो भी बिल्कुल सेम सी ही थी, सेफ्टी वॉल थ्योरी जैसी थी। एक आरपी दत्त थे, इन्होंने भी क्या कहा था, इन्होंने कहा कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ना बनती तो शायद इंडिया में अपराइजिंग मूवमेंट हो जाता कोई ना कोई, ठीक है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जो इस थ्योरी को सही मानते थे, कुछ हिस्टोरियंस इस थ्योरी को सही नहीं मानते थे, ठीक है। बट चलिए, तो अगर क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखेंगे सेफ्टी वॉल थ्योरी किसके फॉर्मेशन के ऊपर बेसिकली एसोसिएट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटकी वार वेयर फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ब्रिटिश एंड पुर्तगीज, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच, ब्रिटिश एंड डच, ये तो दोनों ही सेम होगी। चलो तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। बी, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ी गई थी कर्नाटकी वार्स, ठीक है। तो ये दो यूरोपियन पावर्स के बीच में लड़ी गई थी। यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं, इसको मैं बहुत बार वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, चलिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स, बहुत सारी हमारे यहाँ पर यूरोपियन पावर्स आई थी, सब अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे सब अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी, बट यहाँ पर फाइनली जो इन सब से आगे निकली वो थे ब्रिटिशर्स, या फिर आप इंग्लिश भी कह सकते हो उनको। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 वार्स हुई थी जिनको हम कर्नाटकी वार्स कहते हैं। तो फर्स्ट कर्नाटकी वार हुई थी, ये हमारे इंडिया में नहीं हुई थी, फर्स्टली स्टार्ट 1742 में, वैसे स्टार्ट हुई थी फ्रांस और ब्रिटेन में, हमारे इंडिया में हुई थी 46 में, ठीक है। तो हम फर्स्ट कर्नाटकी वार 46-48 में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक राजा की डेथ हुई, वहाँ पे वार ऑफ सक्सेशन हुआ, ठीक है, कौन राजा बनेगा राजा की डेथ के बाद। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स हो गए, एक तरफ फ्रांस वाले हो गए, ठीक है। तो लड़ाई हुई, लड़ाई होने का जो रिजल्ट निकला
उसमें फ्रांस जीत गए, ठीक है। फिर ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपल, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सेंट थॉम 1746, इसको बैटल ऑफ अध्यार रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। अध्यार रिवर के आसपास हुई थी बैटल ऑफ अध्यार, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसी में ही ऐड कर दिया बैटल ऑफ सेंट थॉम और बैटल ऑफ अध्यार, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि ये बैटल किस किस के बीच में हुई थी, याद रखना ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। सेकेंड कर्नाटक की वार हुई, ठीक है। फर्स्ट में तो रिजल्ट निकला फ्रांस जीत के। 1749 से लेकर 54 यहाँ पर भी वार ऑफ सक्सेशन हुआ निजाम ऑफ हैदराबाद की डेथ के बाद। यहाँ पर जो एक तरफ ब्रिटिशर्स हो गए, एक तरफ फ्रांस वाले हो गए, ठीक है। और इस बैटल को जीत गए ब्रिटिशर्स। फिर ट्रीटी हुई, बैटल जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754, ठीक है जी। फिर थर्ड जो बैटल हुई पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स और फ्रांस वाले आमने सामने हुए, ये बैटल हुई और ये 7 साल सबसे लंबी बैटल चली, ठीक है। और इस बैटल को फाइनली ब्रिटिशर्स जीत गए और जो फ्रांस की पावर है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। 1763 में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये ट्रीटीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, डायरेक्टली ये पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट वार में एलेक्स ला चैपल, सेकेंड में पौंडीचेरी और थर्ड में पेरिस। ईयर भी आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरिल्ला वारफेयर वाज पायनियर्ड बाय, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब बताइए, गुरिल्ला वारफेयर वाज पायनियर्ड बाय औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, बालाजी राव। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवाजी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय अबाउट इल्तुतमिश। अब जो आप में से तैयारी कर रहे हैं ईपीएफओ की, गाइस ईपीएफओ में आपको पता है दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें हिस्ट्री आना है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री या फिर नेशनल मूवमेंट आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हिस्ट्री बाकी भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो बाकी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप भी देख सकते हो, ठीक है। नॉलेज तो हमारे को ग्रैप करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ईपीएफओ में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर हिस्ट्री कंप्लीट पूछी जाती है, ठीक है। चलिए एट्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे, ठीक है। बट चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है। ही वॉज द फर्स्ट सॉवरन रियल रूलर ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली। Second, he was the first Sultan of Delhi to issue regular currency, declare Delhi as the capital of his empire. Third, he created the Turkish nobility called the Turkan-e-Chalisa. तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। एंड गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने तो आपको यहाँ पर बताया स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर हैं, फर्स्ट रूलर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लेकिन इनको रियल फाउंडर कहा जाता है, रियल फर्स्ट सॉवरन रियल रूलर, यहाँ पर रियल वर्ड आया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। एंड ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी, और इन्होंने ही अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था दिल्ली, ठीक है। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो अपनी कैपिटल कहाँ से संभालते थे, दिल्ली से नहीं संभालते थे, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी कैपिटल, उनके टाइम में कैपिटल कौन सी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 टू 1210 तक रूल किया स्लेव डायनेस्टी में, और इल्तुतमिश ने 1210 टू 1236 तक रूल किया, ठीक है। और इन्होंने टर्किश से इनको स्लेव ऑफ स्लेव कहकर लोग चिढ़ाते थे, ठीक है। इन्होंने टर्किश के जो खलीफा थे, कैलिफ से, उनको एक लेटर लिखा कि मुझे लोग स्लेव कहकर यहाँ पर चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक ऑफिशियल लेटर आया, ठीक है, टर्किश की तरफ से, तो इनको इसीलिए भी रियल रूलर कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो स्लेव ऑफ स्लेव भी इनको कहा जाता है, रियल रूलर किस लिए कहा जाता है, क्योंकि टर्किश के कैलिफ ने इनको ऑफिशियल लेटर दिया था कि आप दिल्ली के रूलर, दिल्ली के एक तरह से रूलर हैं, ठीक है। अब स्लेव ऑफ स्लेव क्यों कहा जाता था, क्योंकि स्लेव जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो स्लेव ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के थे, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उसके स्लेव थे इल्तुतमिश, ठीक है। इसलिए इनको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, ऐसे समझ लो। और इन्होंने टर्किश के जो कैलिफ हैं उनको रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे 40 काउंसिल्स की टीम भेजो, मतलब 40 एडवाइज़र की टीम भेजो, उनको कहा जाता था तुर्कान-ए-चालीसा। और इनके टाइम में बड़ी फेमस वार हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ त्रैहन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बैटल तो बहुत इजी है त्रैहन की याद करना, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में हुई थी 1191 और 1192, लेकिन थर्ड बैटल इनके टाइम में हुई थी बैटल ऑफ त्रैहन, ठीक है। और ये यालदूज
और इतुलमिश के बीच में हुई थी। इस बैटल को इतुलमिश जीत चुके थे, ठीक है। और इतुलमिश के टेन्योर में 19 नहीं 19 तो गलत हो जाएगा, 1215, ठीक है। और 1221 इस ईयर को याद रखना है। इस समय यहाँ पर मंगोलिया आक्रमण भी हुआ था, मतलब मंगोल से आक्रमण हुआ था। चंगेज़ खान आई थिंक यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है, मंगोलियन अटैक, तो उसको भी इन्होंने एक तरह से रेजिस्ट किया था। और 1229 में इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। अब कुतुब मीनार में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, सबको लगता है कि कुतुब यहाँ पर जो कुतुब मीनार है उसका जो नेम रखा गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। नहीं, बिल्कुल गलत। ये नेम रखा गया था, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर रखा गया था, ठीक है जी। ये एक सूफी संत थे और ये स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कंप्लीट करवाया था इतुलमिश ने, रिपेयर्ड करवाया था, आगे हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। बट चलिए अभी के लिए हम इसको जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट एंड मेडिवल तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी लाहौर टू दिल्ली। चलिए मैंने आपको बताई दिया कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से अपनी जो टेन्योर सारा संभालते थे स्लेव डायनेस्टी का, लाहौर से, ठीक है। और इनके टाइम में रेगुलर करेंसी चलती थी, ठीक है। तो रेगुलर करेंसी जो चलती थी, सिल्वर चलती थी, तंका, ठीक है जी। और कॉपर चलती थी जिसको कहा जाता था आई थिंक जिथल, ऐसे कुछ इसका नाम था, ठीक है। चलिए, और बाद में इनकी बेटी को रूलर बनाया गया था रजिया सुल्तान, क्योंकि इनके जो एल्डर ब्रदर थे उनकी डेथ हो गई थी इनसे पहले 1236 में इनकी डेथ हुई, उनसे पहले इनके एल्डर सन की डेथ हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने अपना जो राज्य है वो अपनी बेटी को दिया था रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आई थिंक एक्स्ट्रा ही है तो आप देख लेना एक बार। चलिए 9th क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया, बट चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर। अलेक्जेंडर आपको पता है द ग्रेट, इसको सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो सिकंदर की डेथ के बाद, सिकंदर की डेथ कब हुई थी? 323 BC, ठीक है जी। और BC और AD में तो आपको खैर फ़र्क पता ही होगा, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ईसा पूर्व कहा जाता है इसको हिंदी में। अब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो ईस्टर्न पार्ट था हमारे भारत का वो किसके पास चला गया था? इनके एक कमांडर थे सेल्कस निकेटर, ठीक है। और हमारे इंडिया की जो पावर है उस टाइम जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई, उस समय ये पावर नंद अम्पायर के पास थी, मतलब नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी यहाँ पर, ठीक है। और अलेक्जेंडर की डेथ कहाँ हुई थी? इराक में एक जगह है बेबीलोन। बहुत ही छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, आई थिंक 33 की एज में डेथ हो गई थी इनकी, ठीक है। तो नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी यहाँ पर। फिर 323 BC में ही बैटल हुई थी। नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंद एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर यहाँ पर जीत जाते हैं, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं जो सेल्कस निकेटर को भी हराते हैं 305 BC में, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, BC डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो 305 BC में सेल्कस निकेटर को हराते हैं। फिर यहाँ पर मैरिटियल अलायंस होता है सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। सेल्कस निकेटर की जो डॉटर होती है, आई थिंक इनका नाम है हेलेना, हेलन या हेलेना, ठीक है। इनकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से, और फिर मैट्रिमोनियल अलायंस होता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को जो डाउरी गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पर 4 एरियाज, कंधार, सेल्कस निकेटर करते हैं इनको गिफ्ट, कंधार, काबुल, बालूचिस्तान, एक यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, एक और एरिया था, ठीक है। तो 4 एरिया गिफ्ट करते हैं सेल्कस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य भी एज अ रिटर्न गिफ्ट करते हैं 500 फाइटर एलिफेंट, ठीक है। बाकी हम एंशियंट हिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वेर टेकन फ्रॉम। उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायणा। तो ये हमने लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने लिया उपनिषद, मुंदाक उपनिषद से, ठीक है। तो चलिए होपफुली आपको 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच।